Good afternoon, everybody. Chalo. I think we are doing that chapter. This is dissolution, and in the chapter dissolution, we have started piecemeal distribution. Now, piecemeal distribution mein we were doing that question number 11. In that question number 11, we had reached to a particular stage, and वो stage था where we have already completed paying to the creditors, and we have already completed we have already completed paying B's loan. Now what we are supposed to do is make payment towards adjusted partners capital. ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने ये देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल. सो इफ देर इज एनी रिजर्व्स या accumulated लॉस या इफ देर इज एनी लोन गिवन टू एनी पार्टनर, वो सब को हम एडजस्ट करेंगे और वी विल कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल. हाउएवर द क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर वी डोंट हैव एनी रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी नहीं है और लोन गिवन टू एनी पार्टनर भी नहीं. सो दिस इटसेल्फ, दैट इज 76,000, 48,000 and 36,000. This itself is our adjusted partners capital. If you observe हमारा statement of piecemeal distribution of cash, I think after payment of sundry creditors and B's loan, हमारे पास कैश अवेलेबल इज 51,600. ये स्टेज पे हम लोग पहुंचे थे. देन वी वर डिस्कसिंग कि ये जो 51,600 है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. सो वन ऑफ द सजेशन वाज कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट दैट इज नॉट करेक्ट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है? सी व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज के दिन पे मुझे नहीं पता है कि आगे कितना रियलाइजेशन होने वाला है. आज के दिन पे मुझे नहीं पता है कि कितना रियलाइजेशन होने वाला है. तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास 51,600 है, तो ये अगर 51,600 थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने 51,600 को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अगर इफ आई डिस्ट्रीब्यूट दिस 51,600 इन पीएसआर टू एबीसी, सो नो डाउट दिस 51,600 इफ यू डिस्ट्रीब्यूट इन पीएसआर, जस्ट करते हैं, डू दिस एक्सरसाइज, डिस्ट्रीब्यूट करो 51,600 इन पीएसआर. पीएसआर इज 2:2:1. चलो वो करते हैं. 2:2:1 में अगर हम 51,600 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो हाउ मच आर लेफ्ट विथ, या रादर व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 51,600 इन 2:2:1? 20,640. ओके, बी में बताओ, सेम आएगा 20,640. एंड सी में अगर आप कैलकुलेट करोगे इट इज 10,320. सो माइनस करो, डू दिस एक्सरसाइज, तो ही आपको समझेगा कि ये सॉल्व करना कैसे है. तो इसको सब्ट्रैक्ट करो. बोलो, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ए इज लेफ्ट विथ हाउ मच? 55,360. ओके, बी में कैलकुलेट करो 27,360 एंड डू इट फॉर सी 25,680. तो थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो आगे कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, सपोज ये लास्ट था, इसके बाद पैसा ही नहीं मिलने वाला है, तो अब देखो इसका फाइनल आंसर, ये जो फाइनल आंसर है ना, दैट इज डिसोल्यूशन लॉस.
अब ये जो डिसोल्यूशन लॉस है ना, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज डिसोल्यूशन लॉस विल बी बेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन ये जो लॉस है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है. दैट इज वाई अवेलेबल कैश at present cannot be or should not be distributed in their profit sharing ratio. तो ये आपने profit sharing ratio में distribute किया 2:2:1, बट उनके कैपिटल्स जो है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है. 76,000, 48,000, 36,000, दिस इज नॉट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये लॉस आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं आएगा मैथमेटिकली. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? पहले आप ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखो तो ही आपको सॉल्यूशन समझेगा. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? कि लास्ट में जो भी डिसोल्यूशन लॉस आएगा शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव. डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम प्रोसीजर डिसाइड करेंगे कि इसको करने का कैसे. तो इसको करने के लिए दो मेथड है. लास्ट टाइम आई मेंशन द टू मेथड्स. आई एम रिपीटिंग बोथ दस मेथड्स. First method is called as highest relative capital method. What is the name of the method? Highest relative capital method. And what is second method is called as maximum loss method. तो शायद maximum loss method हम लोग आज नहीं करेंगे. Today we will discuss highest relative capital method. अब ये highest relative capital method क्या बोलता है? थोड़ी टाइम के लिए I am talking mathematics. ये मैथमेटिक्स आपको समझ गया तो आपको मेथड समझ में आएगा. ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड. हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड बहुत ही सिंपल बोलता है. सी, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? कि जो भी लास्ट में डिसोल्यूशन लॉस आएगा ना शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन? 2:2:1. मुझे ना लास्ट में जो भी ऐसा जरूरी नहीं है डिसोल्यूशन लॉस ही आएगा, डिसोल्यूशन प्रॉफिट भी आ सकता है, बट डिसोल्यूशन लॉस है. एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन में लॉस है. ये मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके भी बताऊंगा. तो मुझे लास्ट में डिसोल्यूशन लॉस है ना वो पीएसआर में चाहिए, 2:2:1 में चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसके लिए what we have to do is we have to bring these capitals in their PSR. अब ये मैथमेटिक्स है. आपको मैथमेटिक्स समझेगा तो आपको ये मेथड समझेगा. व्हाट इज दिस मेथड सेइंग? ये मेथड बोलता है ये जो कैपिटल्स है ना प्रेजेंटली ये पीएसआर में नहीं है. 76:48:36. इट इज नॉट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. इतना तो आप एग्री करते हो? ठीक. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि आप है ना इसको पीएसआर में लेके आओ. इसको पीएसआर में लेके आओ मतलब आप ये कैपिटल्स को पीएसआर में लेके आओ. एंड हम लोग पास्ट में ये कर चुके हैं. आई डोंट नो वेदर मेरे पास ये नोट्स में है कि नहीं. मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अगर ये नोट्स में है कि नहीं. हम लोग ये पास्ट में कर चुके हैं. वी हैव डन दिस इन द चैप्टर कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर. वी हैव ऑल्सो डन इट इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. वी हैव टू ब्रिंग देयर कैपिटल्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Bringing capitals in their profit sharing ratio is called as proportionate capital. बरोबर है. हम लोग इनके कैपिटल्स को पीएसआर में अगर लेके आएंगे, कैसे लेके आने का ना वो वेरी सिंपल है. आप मेथड समझो. डोंट थिंक हाउ टू डू. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट टू डू. आपको व्हाट टू डू समझ में आ गया ना. व्हाई टू डू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. व्हाई टू डू ऑल दिस? क्योंकि मेरे को लास्ट में आंसर किस में चाहिए? पीएसआर में चाहिए. अब वो कैसे लेके आने का वो मैं समझा रहा हूं. सो कैसे लेके आने का? तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि पहले ये कैपिटल्स को आप किस में लेके आओ? प्रोपोर्शनेट कैपिटल को लेके आओ. मतलब कैपिटल्स को पीएसआर में लेके आओ. कैपिटल्स को पीएसआर में लेके आओगे तो ये जो कैपिटल्स है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो ये कैपिटल्स को हम लोग कौन से कैपिटल्स बोल रहे हैं? एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल के जो बीच में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज विच कैपिटल?
excess capital, and that is why one of the name of this method is excess capital method या surplus capital method. कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ये तो बोलते ही हैं. विच इज द सेकंड नेम? एक्सेस कैपिटल मेथड. विच इज द थर्ड नेम? सरप्लस कैपिटल मेथड. इसका और एक नाम है विच इज रेयरली यूज, बट आपको पता होना चाहिए. इट इज कॉल्ड एज कोशंट मेथड. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? कोशंट मेथड. सो बहुत ही रेयरली यूज होता है ये नेम, कोशंट मेथड, बट आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में किधर लिख दिया कोशंट मेथड तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड है. एनीवेज, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, पहले आप स्टेप नंबर 1 समझो. स्टेप नंबर 1, ये मेथड क्या बोलता है? उनके कैपिटल्स को पीएसआर में लेके आओ. कैसे लेके आने का वो थोड़ी देर में बताऊंगा, बट बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज ब्रिंग देयर कैपिटल्स इन पीएसआर. तो ब्रिंगिंग कैपिटल्स इन पीएसआर इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अब आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल को कंपेयर करोगे ना, तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज विच कैपिटल? एक्सेस कैपिटल. किसी ना किसी पार्टनर का कैपिटल एक्सेस निकलेगा. अब जिसका भी कैपिटल एक्सेस निकलेगा ना, पहले उसको उतना पेमेंट कर दो. से फॉर एग्जांपल ए का कैपिटल एक्सेस आया तो पहले ए का कैपिटल एक्सेस पेमेंट कर दो. ये हमने किया हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर में. आई एम वेरी श्योर वी मस्ट बी हैविंग दिस. ओके, अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बट एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं कोई तो एक सम में जिसमें मैं विल शो यू कि हम लोग ने एक्सेस कैपिटल्स कैलकुलेट किया हुआ है पास्ट में. यू गो टू एडमिशन ऑफ पार्टनर. आई एम श्योर इट इज द सेम नोटबुक दैट यू आर यूजिंग. इनफैक्ट नोटबुक में नहीं, यू कैन गो टू क्वेश्चन बुक. टेक्स्ट बुक में ही है क्योंकि उसका फॉर्मेट हमने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था. Yes, you can come to question number 5 में आ सकते हो, और you can come to question number 4. Any of the two questions में आ सकते हो. I will tell you page number. Come to page number 246. या better you come to question number 5 क्योंकि वहां पे better explain कर पाऊंगा. Come to question number 5. You can come to page number 247 और 246 rather. नहीं, question 4 में ही आओ. पेज नंबर 244. देखो यहां पे, कैन यू सी दिस? आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो नीचे का पार्ट देखो जो हम लोग ने किया हुआ है. कैन यू सी दिस? हियर ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव विच कैपिटल्स? एक्चुअल कैपिटल. ऑन द डेबिट साइड वी हैव विच कैपिटल्स? प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो हमने एक्चुअल कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कैपिटल में पे किया. लिसन केयरफुली. वहां पे आदिल का कैपिटल इज 91,900, लेकिन आदिल का कैपिटल फर्म में होना चाहिए 60,000. तो हम बोलते हैं कि आदिल का कैपिटल इज 31,900 एक्सेस कैपिटल या सरप्लस कैपिटल. तो हमने क्या किया था? आदिल को वो एक्सेस कैपिटल पे कर दिया. सिमिलरली समीर का कैपिटल इज 49,550, लेकिन उसका कैपिटल फर्म में होना चाहिए 30,000. तो हमने उसको 19,550 पे कर दिया. तो ये 31,900 एंड 19,950 लिखा भी है मैंने यहां पे. इनफैक्ट तुमने भी लिखा होगा. दिस इज कॉल्ड एज विच कैपिटल? एक्सेस कैपिटल. अच्छा, एक्सेस कैपिटल पे करने की वजह से क्या हुआ? एक्सेस कैपिटल पे करने की वजह से क्या हुआ? उनके कैपिटल्स पीएसआर में आ गए. तो ये मेथड यही बोलता है. क्या बोलता है ये मेथड? कि जो भी एक्सेस कैपिटल है ना, वो आप पहले पे कर दो. अगर आप एक्सेस कैपिटल को पे कर दोगे, वंस यू पे द एक्सेस कैपिटल, व्हाट विल हैपन? दैट कैपिटल्स विल बिकम प्रोपोर्शनेट. कैपिटल्स विल बिकम प्रोपोर्शनेट मतलब कैपिटल्स विल कम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इधर तक समझ में आया? ओके. नाउ स्टेप नंबर 2. एक बार उनके कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो गए, मतलब एक बार उनके कैपिटल्स पीएसआर में आ गए, नाउ आगे जो भी रियलाइजेशन होता है वो उनको पीएसआर में पे करते जाओ. अगर आगे के रियलाइजेशंस उनको आप पीएसआर में पे करते गए तो ऑटोमेटिकली लास्ट में जब पैसा खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस विल बी इन देयर पीएसआर. अब ये ओरली नहीं समझेगा आपको, इसको हम लोग को प्रैक्टिकली सॉल्व करना ही पड़ेगा टू प्रूव व्हाट आई एम सेइंग.
तो व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 1? अवर स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल. तो आप क्या करोगे? एक्सेस कैपिटल आप पे कर दोगे. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैपिटल्स को पीएसआर में लेके आना है. कैपिटल्स को पीएसआर में क्यों लेके आना है ये मैं थोड़ी देर बाद वापस बताता हूं. बट राइट नाउ माय ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज आई वांट टू ब्रिंग देयर कैपिटल्स इन देयर पीएसआर. कैपिटल्स को पीएसआर में कैसे लेके आने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आई वांट टू कैलकुलेट विच कैपिटल? प्रोपोर्शनेट कैपिटल. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग ने किया, क्वेश्चन 4 में किया है, क्वेश्चन 5 में किया है. ये देखो यहां पे भी हम लोग ने प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट किया हुआ है. कैपिटल्स आर इन पीएसआर. ऐसा हम लोग ने कितने सारे क्वेश्चंस में पीएसआर में कैलकुलेट किया हुआ है. So how to do that? Don't write. First see here. Afterwards you will be given sufficient time to copy. आप लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ो. What is point number 1? कैपिटल्स एस गिवन. तो क्वेश्चन में कैपिटल्स आपको दिया हुआ है. हाउ मच इज कैपिटल्स एस गिवन ऑफ ए बी एंड सी? 76,000, 48,000, 36,000. ये जो उनके कैपिटल्स दिए हैं ये कैपिटल्स आर इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल. आर इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल बिकॉज ये क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स नहीं है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सेट्रा नहीं है. तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1. अब मुझे ये कैपिटल्स किस में चाहिए? पीएसआर में. तो व्हाट इज पीएसआर? 2:1. 2:1 is our प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ हम लोग एडमिशन में क्या करते थे? एडमिशन में हम क्या करते थे? किसी एक पार्टनर को हम लोग बेस लेते थे. एंड यूजुअली हु इज टेकन एज बेस? द न्यूली एडमिटेड पार्टनर. क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा ऐसा बोला रहता था कि टेक न्यू एडमिटेड पार्टनर एज बेस एंड बाकी के पार्टनर्स का कैपिटल पीएसआर में लेके आओ. बट यहां पे बेस लेने का किसको? क्योंकि यहां पे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर तो हो नहीं रहा है. ऑल आर एग्जिस्टिंग पार्टनर एबीसी. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक स्टेप करते हैं. क्या स्टेप करते हैं? वी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज, इसको समझो, इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. इट इज समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट. नाम ही पढ़ो, क्या लिखा है? कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट. मतलब एक यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए, फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट, ए का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल कितना है और सी का कैपिटल कितना है. ये हो गया टेक्निकल लैंग्वेज. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूं. ये 76,000, 48,000, 36,000 इज नॉट कंपेरेबल. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. 76,000, 48,000, 36,000 इज not comparable. Why it is not comparable? Because A का capital 76,000 is for 2 units of profit. देखो टोटल प्रॉफिट है ना वो 5 हिस्से में बंटता है. उसमें से 2 यूनिट ए लेके जाता है, 2 यूनिट बी लेके जाता है और 1 यूनिट सी लेके जाता है. तो ए का कैपिटल 76,000 इज फॉर 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट. बी का कैपिटल 48,000 इज फॉर 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एंड सी का कैपिटल 36,000 इज फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट. तो मैं ये कंपेयर नहीं कर सकता हूं. ए का कैपिटल 76,000 मतलब ए का ऐसा नहीं बोल सकता मेरा कैपिटल ज्यादा है 76,000. अच्छा चलो ए को साइड पे रखो. बी और सी में कैपिटल किसका ज्यादा है? नो, बिकॉज 48 एंड 36 इज नॉट कंपेरेबल. आप 48 एंड 36 को देख के बोल रहे हो कि बी का कैपिटल ज्यादा है. सो आई कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल. मतलब मैं सबको क्या कर रहा हूं? कंपेरेबल कर रहा हूं. अब सबको कंपेरेबल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर ए का कैपिटल इज 76,000, ए का कैपिटल 76,000 इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट? 2. तो फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट ए का कैपिटल कितना है? 38,000. हाउ डिड यू कैलकुलेट दैट? 76,000 डिवाइडेड बाय 2. सो ये कितना आएगा? 38,000. 48,000 डिवाइडेड बाय 2 बोलो कितना आएगा? 24,000. and 36,000 divided by 1 is 36,000.
नाउ मैं इसका कैलकुलेशन लिखने जा रहा हूं। मेरे टेबल का पॉइंट नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट नंबर 2, आई विल गेट पॉइंट नंबर 3। डू यू एग्री विद दिस? 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया है, 1 डिवाइड बाय 2। चलो ये स्टेप इधर तक समझ में आया? ओके, नाउ कैन वी से कि 38,000, 24,000, 36,000 दिस इज कंपेरेबल, यस और नो? अब मुझे किसी ना किसी को बेस लेना पड़ेगा, तो आई विल टेक विच पार्टनर का कैपिटल एज बेस? आई विल टेक दैट पार्टनर का कैपिटल एज बेस जिसका कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट सबसे कम है। तो हु इज दैट पार्टनर जिसका कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट कम है? बी का कैपिटल इज 24,000 विच इज लेस एज कंपेयर टू ए एंड सी। अच्छा, मैं जिसका कैपिटल सबसे कम है पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट उसको क्यों बेस ले रहा हूं? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट किसका पार्टनर का कैपिटल इज एक्सेस। हम लोग क्या फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं? विच पार्टनर का कैपिटल इज एक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैंने ये पास्ट चैप्टर्स में बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब सिंपल लैंग्वेज में capitals in their profit sharing ratio. So capitals in their profit sharing ratio is nothing but proportionate capital. तो proportionate capital find out करने के लिए we will take whose capital per unit of profit as base? B, because B का capital per unit of profit सबसे कम है। ठीक है, तो मैं B को बेस ले रहा हूं। इसको बाद में लिखना प्लीज। मैंने बोला ना, ये लोग बाकी सब लोग सुन रहे, तू लिख रही है, तेरा फर्स्ट हो जाएगा, बाद में तू बैठ के बात करेगी उसके साथ। रब कर, तूने जो लिखा है वो पेंसिल से लिखा है, नहीं रब कर, नहीं तो मैं रब करूंगा, दूसरी बार लिखवाऊंगा तेरे। एक नहीं बहुत कुछ लिखा है तूने, झूठ मत बोल। बाजू में बोलो उसका रब करो, जो भी लिखा है उसने लिखा है, मेरे को मालूम है, कैपिटल्स लिखा है, दिख रहा है इधर से लिखा है ना तूने, मतलब जितना लिखा है उतना रब कर। मैंने बोला ना लिखो मत, पहले देख लो। ये लोग कभी नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ किसका कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट वी आर टेकिंग एज बेस? बी। अब बी का कैपिटल 24,000 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट? 1। सो ए का कैपिटल देयरफॉर फॉर 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 48,000। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मल्टीप्लाई 24,000 इंटू 2, दैट इज हाउ मच? 48,000। ओके, बी का 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल इज 24,000, तो 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट के लिए बी का कैपिटल कितना होना चाहिए? बी का कैपिटल भी 48,000 होना चाहिए। एंड सी का कैपिटल कितना होना चाहिए? बी का कैपिटल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट इज 24,000, तो सी का कैपिटल भी 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए कितना होना चाहिए? 24,000. So C का capital 24,000. Now we can see that proportionate capital is 48,000, 48,000, 24,000. Now can we say capitals are in PSR? अच्छा, ये तो जस्ट हम लोग ने टेक्निकली किया है। एक्चुअली स्पीकिंग आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। वेरी सिंपल, बोलो किसको आपने बेस लिया है? बी को बेस लिया है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं। ए बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। हम लोग बी का कैपिटल बेस ले रहे हैं। बी का कैपिटल इज, तो फॉर 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट बी का कैपिटल इज 48,000, तो फॉर 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट ए का कैपिटल भी कितना होना चाहिए? 48,000। एंड फॉर 2 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट बी का कैपिटल इज 48,000। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का कैपिटल शुड बी 24,000। लेकिन हम लोग लिखेंगे ऐसे, वी हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली। चलो इधर तक समझ में। नाउ पॉइंट नंबर 4 हो गया हम लोग का। कंपेयर पॉइंट नंबर 4 विथ व्हाट? पॉइंट नंबर 4 को हम लोग को किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 1 से कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट विच कैपिटल? एक्सेस कैपिटल।
वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल के, विच पार्टनर का कैपिटल इज इन एक्सेस, सो माइनस करो, that is point number 1, that is you can say point number 1 is actual capital minus proportionate capital is point number 4, minus करो 28,000 0 12,000. now listen, can we say कि ये स्टेज पे हाउ मच इज कैश अवेलेबल? 51,600. ओके, 51,600. ये स्टेज पे अगर मैंने एक्सेस कैपिटल पे कर दिया, किसको? ए को और सी को. सो कितना है? 28,000 एंड 12,000. तो माइनस करो 76,000 माइनस 28,000. पहले 28 माइनस 12, डू यू एग्री इट इज 40,000? यस. 76 माइनस 28 इज 48,000. बी को तो अभी ये स्टेज पे कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो बी का कितना हो जाएगा? 48. एंड सी का 24,000. बोलो ये सब पे करने के बाद कैश कितना बचा? 11,600. आर देयर कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1. बरोबर है. अब सपोज हम लोग ने ये 11,600 पे करना है. अब ये 11,600 को आप कौन से रेशियो में पे करो? 2:1. तो आपका आंसर भी 2:1 में आएगा. दैट इज व्हाट वी वांट, कि लास्ट में वॉट एवर इज द प्रॉफिट और लॉस शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप ये स्टेज पे या करंट स्टेज पे डायरेक्टली ये 51,600 को पीएसआर में पे करना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका आंसर पीएसआर में नहीं आएगा. दिस इज द रीजन ऑफ दिस मेथड. 51,600 को हम पीएसआर में पे नहीं कर सकते. अच्छा, 51,600 को हम कैपिटल रेशियो में भी पे नहीं कर सकते, बिकॉज आपने अगर इसको कैपिटल रेशियो में पे करेंगे तो आंसर भी कैपिटल रेशियो में आएगा. लेकिन आंसर कौन से रेशियो में होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इधर तक समझ में? अब इसमें प्रॉब्लम एक ही है, और वो प्रॉब्लम मैंने कल ऑलरेडी पूछा था. हाउ मच इज एक्सेस कैपिटल? ए का 28,000 एंड बी का 12,000. व्हाट इज द टोटल? 40,000. यस और नो? तो यहां पे तो एट प्रेजेंट अवेलेबल कैश इज 51,600. मतलब अभी मेरे पास सफिशिएंट कैश है. नहीं होगा तो क्या करेंगे? सपोज ये स्टेट पे सिर्फ 20,000 होता. डाउट समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डाउट? कि भाई यहां पे 51,600 पैसा अवेलेबल है. सपोज ये स्टेट पे मेरे पास सिर्फ 10,000 या 20,000. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इफ द मनी अवेलेबल वाज लेस देन 40,000? तो किसको पे करने का, या किसका एक्सेस कैपिटल पहले पे करने का? ए का करने का कि सी का करने का? बिकॉज दोनों का एक्सेस कैपिटल है 28,000 एंड 12,000. डाउट समझ में है? तो उसके लिए ये पूरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि ए और सी में से एक्सेस किसका है. टू फाइंड आउट ए और सी में से एक्सेस कितना है. तो अब ये पूरा साइकिल हम रिपीट करेंगे ओनली बिटवीन ए एंड सी. तो हेल्प मी टू डू दिस बिटवीन ए एंड सी. चलो अभी यहां से 5th पॉइंट से हमारा चालू हो रहा है. ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई ए और सी. देखो आई रिपीट कि भाई यहां पे मेरे पास सफिशिएंट कैश है 51,600, बट ये स्टेज पे अगर मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं होता, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा इसके आगे भी,
कि आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं होगा। सपोज ये स्टेट पे सिर्फ 20,000 होता तो मैं किसको दूं? तो कल किसी ने बोला था रेशियो 28:12, दैट वाज रबिश आंसर। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हम फिर से रिपीट करेंगे। बोलो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? अरे अभी ए और सी का ही चल रहा है ना अभी, तो बी में 2 क्यों लिखेंगे? अभी बी को बोलेंगे भाई तू रुक, तुझे ये स्टेज पे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो तू थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जा। अब ए और सी सामने बैठे हैं, ए बोलेगा किसको पहले मिलेगा बताओ, तो बोला बता रहे हैं, तो अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा विल बी 2:1। बोलो कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट, विच नंबर डिवाइडेड बाय विच नंबर? 5 डिवाइडेड बाय नंबर 6, तो टेबल का नंबर 5 डिवाइड बाय टेबल का नंबर 6, 28,000 डिवाइड बाय 2 14,000 एंड 12,000 डिवाइड बाय 1 इज 12,000। अब दोनों में से किसको बेस लोगे? 12,000। वी विल टेक दैट पार्टनर्स कैपिटल एज बेस हु इज हैविंग मिनिमम कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे कैपिटल पर यूनिट ऑफ प्रॉफिट किसका कम है? सी का। तो अब सी को बेस लेंगे, सी को बोलेंगे भाई तेरा 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल इज 12,000, तो ए को बोलेंगे तेरा 2 यूनिट ऑफ कैपिटल के लिए प्रॉफिट कैपिटल शुड बी 24,000। सो दिस टाइम आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 12 बाय दिस 2 एंड 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 1। सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब ए और सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर हम करेंगे तो ए का कैपिटल होना चाहिए 24,000 एंड सी का कैपिटल होना चाहिए 12,000। Now again I am finding out excess capital. So can you tell me, we will compare 8 with which number? 5. So A का कैपिटल होना चाहिए 24,000 बट उसका कैपिटल है 28,000, मतलब A का कैपिटल इज एक्सेस बाय 4,000 एंड C का तो एक्सेस कैपिटल नहीं है, बरोबर है। सो एक्सेस कैपिटल इस बार हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया? हमारे टेबल का नंबर माइनस 8, बरोबर है। सो नाउ दिस इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में फर्स्ट वी हैव टू पे 4,000 टू ए, मतलब जब तक आप ए को 4,000 पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आपको उसको पेमेंट करते रहना पड़ेगा। सपोज मेरे पास अभी 500 रुपए है तो 500 रुपए ए को देंगे, फिर रियलाइजेशन किया और 2,000 रुपए मिला तो ए को 2,000 रुपए देंगे, फिर रियलाइजेशन किया और फिर से मुझे 2,000 मिला लेकिन ए को हम सिर्फ 1,500 देंगे। मतलब यू विल गो ऑन पेइंग ए रुपीज हाउ मच? 4,000। जब तक ए को 4,000 पे नहीं करते हो आप दूसरे कोई पार्टनर को पेमेंट नहीं करोगे। इधर तक समझ में? नाउ सपोज आपने 4,000 ए को पे कर दिया। अगर आपने 4,000 ए को पे कर दिया तो टेक्निकली ये टेबल फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि ये 76,000 में से ए को कितना पे कर दिया आप लोग ने, तो अभी ए का कैपिटल कितना बचता है? 72। पर पूरा साइकिल फिर से करो, लेकिन देयर इज अ शॉर्टकट। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एग्री कि ए का कैपिटल, ए का टोटल एक्सेस कैपिटल कितना था? 28,000। वो 28,000 में से आपने उसको 4,000 दे दिया। देखो जैसे ही आप ये 4,000 पे कर दोगे ना तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये एक्सेस कैपिटल निकल गया, बरोबर है। अब पूरे टेबल में एक ही एक्सेस कैपिटल बनता है, दैट इज पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में यू कैन नॉट से ए का एक्सेस कैपिटल बिकॉज ये 72 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा ना, आप फिर से करो, ये आपको 24 ही आएगा। तो अब सेकेंड ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट, then you have to pay how much? 24,000 to A and 12,000 to C, मतलब टोटल कितना? 24,000 to A and 12,000 to C, मतलब टोटल कितना? 36,000. So then you have to pay 24 plus
12, that is 36,000. To whom? In 2:1. तो बाद में आपको 36,000 ए और सी के बीच में 2:1 में बांटते रहना पड़ेगा. जब तक 36,000 आप ए और सी में बांट नहीं देते हो 2:1 में, तब तक बी को कुछ नहीं मिलेगा. बोलो पहले किसको मिलेगा पैसा? ए को. कितना? 4,000. तो ए का 4,000 का एक्सेस कैपिटल पे कर दिया. अभी भी एक्सेस कैपिटल बचता है. एक्सेस कैपिटल अब किसका बचता है फर्म में? ए एंड सी का. सो ए का कैपिटल एक्सेस इज नॉट 28 नाउ, इट इज 24 बिकॉज आपने 4 पे कर दिया. तो अब कितना बचता है? 24. और सी का एक्सेस कैपिटल कितना बचता है? 12. अब 24 प्लस 12, 2:1 बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन पीएसआर. तो 2:1 में आप उसको पे करो. 2:1 में आप पे करो तो ए और सी को यू हैव टू गो ऑन पेइंग 36,000. जब तक आप 36,000 पे नहीं करते बी को कुछ नहीं मिलेगा. ये हो गया सेकंड. एंड आफ्टर दैट अगर सपोज आपने एक्सेस कैपिटल पे कर दिया, मतलब ये भी पे कर दिया और ये भी पे कर दिया, नाउ देयर कैपिटल्स विल कम इन पीएसआर. और उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है, यू विल फाइनली पे किसको? ऑल. इन व्हाट रेशियो? 2:2:1. बाद में जब तक पैसा मिलते जाता है आप पार्टनर्स को 2:2:1 में पेमेंट करते रहो. देखो ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये और ये खत्म हो जाएगा ना तो उनके कैपिटल्स पीएसआर में आ जाएंगे. और एक बार उनके कैपिटल्स पीएसआर में आ गए, उसके बाद जो भी पेमेंट आता है, जो भी रियलाइजेशन आता है, वो आप 2:2:1 में पे करते जाओ. ऑलरेडी उनके कैपिटल्स 2:2:1 में है. आगे के पेमेंट्स आप 2:2:1 में करोगे तो लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो 2:2:1 में आएगा. एंड वी विल अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. अब ये एक्चुअली हम करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो एक्चुअली जब आप बैठ के सॉल्व करोगे, बहुत जन को तो वैसे भी लिखने का बहुत गाई है तो हम लिख देते हैं, नहीं तो इनकी आत्माएं भटकेंगी. मुझे चलो कॉपी करो ये. एक मिनट, यहाँ पे जस्ट वन थिंग दैट इज लेफ्ट टू बी रिटन कि यहाँ पे सी का कैपिटल को हम बेस ले रहे हैं. क्या हुआ? देख भाई ये दो ही मेथड है. ऑलरेडी 2 मेथड समझाने में हमारे आधी उम्र निकल गई है. अब तीसरा मेथड तो मत बना. नहीं कर सकते. देखो नहीं कर सकते, बोला ना. नहीं कर सकते, मैंने बोला ना. नहीं कर सकते हैं. नहीं सुनना है मेरे. आई एम ऑलरेडी कंफ्यूज विद दिस 2 मेथड्स. कॉपी फर्स्ट. चलो कम टू मेन टेबल. आई थिंक यहाँ पे जो मेन टेबल है, वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग. व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव रिटन इन दिस मेन टेबल? समवेयर वी हैव रिटन अवेलेबल कैश. कितना अवेलेबल कैश? 51,600. ओके, नाउ सिंस आई डोंट हैव कनेक्टिविटी, मैं कहीं पे भी लिख रहा हूँ. आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग दैट. 51,600 एंड एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, ये हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर चुके हैं. 76,000, 48,000 एंड इज द टोटल 1,60,000. जस्ट चेक. ओके चलो. नाउ ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आप किसको पे करोगे? ए. हाउ मच? 4,000. राइट ऑन. नेक्स्ट लाइन पर्टिकुलर्स कॉलम में लेस पेमेंट ऑफ एस कैपिटल. पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखो लेस पेमेंट ऑफ एस कैपिटल. सो अवेलेबल कैश कॉलम में 4,000 विल सबट्रैक्ट ए के कॉलम में 4,000, इसको बंद कर एंड 4,000 डोंट टोटल. ओके नाउ ए को हम लोग ने 4,000 पे कर दिया है. सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो चुका है.
कैन यू टेल मी हु विल गेट द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट आप किसको पेमेंट करोगे? ए एंड सी. हाउ मच? 36,000. 36,000 will be paid in what ratio? 2:1. So next line write on less, particulars column में लिखो less payment of, thank you, payment of A and C's capital, less payment of A and C's capital in 2:1. सी राइट नाउ हमारे पास सफिशिएंट कैश है. सपोज हम लोग के पास एट प्रेजेंट 36,000 नहीं होता और सिर्फ 21,000 होता तो 21,000 को हम 2:1 में बांटते. फिर आगे जाके जब भी नेक्स्ट रियलाइजेशन आता पहले हम ए एंड सी को 15,000 देते, 36 माइनस 21. तो जब तक अभी 36,000 पे नहीं होता है तब तक आप बी को पेमेंट नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पे you can write 36,000. So 2:1 means 24,000 and 12,000. Okay, now I want to total. इस स्टेज पे मुझे टोटल करना है. We should total at this stage. Okay, tell me after you have total, how much is the available cash? 11,600. and इसको अगर आप टोटल करोगे you will see that the capitals are in their profit sharing ratio. excess capitals पे करने के बाद capitals are in their profit sharing ratio. Now आगे के सब payments, now you can start doing payments in which ratio? Profit sharing ratio. किसको पेमेंट करोगे अभी आप? All partners. So write down next line less payment of all partners capital in payment of all partners capital in 2:1. So we will distribute 11,600 in 2:1. Start distributing fast. चलो बताओ 11,600 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना होता है? 4640 4640 and 2320. I want total next line now. So available cash becomes 0. बताओ A का कैपिटल कितना बचता है? 43,360. B का कैपिटल भी 43,360 and 21,680. लास्ट में 1,08,400. ओके, नाउ मनी खत्म हो चुका है. वी हैव टू गो फॉर लास्ट रियलाइजेशन which has taken place on 15 September. So go to particulars column, write down 15 September realization. Particulars column में आ जाओ, write down 15 September realization which is 80,000. There is one more thing that we have to do. चलो मैंने last time बताया था 80,000 में हम कुछ तो ऐड करेंगे. What is that? If you remember कि हम लोग ने realization expenses के लिए कुछ 5,400 साइड पे निकाला था. वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए 5,400 निकाला था, बट उसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस सिर्फ कितना हुआ है? 4,000. तो बाकी का 1,400 पैसा बच गया है. वो पैसा बच गया है तो वो भी हम यूज कर लेंगे अभी. सो इसमें हम लोग 1,400 को क्या करेंगे?
add. So next time write down add. Excess of, add excess of estimated realization expenses, add excess of estimated realization expenses over actual realization expenses. जाएगा 2-3 लाइन में, जाने दो. Over actual realization expenses. Bracket में we can show calculation as 5,400 minus 4,000. That is 1,400. Don't total. चलो नाउ अवेलेबल कैश का टोटल बोलो कितना आएगा? 81,400. ये पूरा 81,400 हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट टाइम राइट ऑन लेस पेमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, less payment of all partners capital in 2:2:1. Payment of all partners capital in 2:2:1. So available cash में 81,400 माइनस करेंगे. Okay, tell me the distribution. 81,400 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो how much A will get? 32,560. How much B will get? Same 32,560 and 16,280. Finally, we are totaling last time. Available cash becomes 0. Okay, what is the final answer? बताओ. 10,800, 10,800, 5,400. What is the total? 27,000. What is this 27,000? Loss on realization या loss on dissolution. वो particulars column में लिख दो उसके सामने. Loss on realization. Can you check, is this loss on dissolution in the ratio of 2:1? Yes, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि लास्ट में लॉस ऑन डिसोल्यूशन शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1. ओके, सो दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव कि लॉस ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आना चाहिए. नाउ ये 27,000 को मैं आपको फाइंड आउट करके देता हूं ओनली फॉर वन क्वेश्चन. व्हाट यू डू इज गो टू द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में वो तीनों रियलाइजेशन जो है, ये तीनों रियलाइजेशन को ऐड करो. तीनों रियलाइजेशन को ऐड करो. 25,200 प्लस 60,000 प्लस 80,000. टोटल दिस व्हाट इज द टोटल? 1,65,200. ये 1,65,200 मुझे टोटल रियलाइजेशन मिला बाय सेलिंग ऑफ ऑल द एसेट्स. ओके, कैन यू टेल मी सन्ड्री एसेट्स का बुक वैल्यू कितना है? 189,200. ये 189,200 को हम लोग ने रियलाइज किया 165,200 में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉस. ओके, कितना लॉस हुआ? 24,000. जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं कि देर इज अ लॉस
of 24,000 in sundry assets. ओके बट हम लोग को प्रॉफिट भी हुआ है, देयर हैज बीन अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट हुआ है क्रेडिटर्स में. क्रेडिटर्स वाज 30,000 बट वी इवेंचुअली पेड हाउ मच टू द क्रेडिटर्स 29. तो क्रेडिटर्स में 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 24,000 का लॉस एंड 1,000 का प्रॉफिट. तो ऐसा देखा जाएगा तो 23,000 का लॉस होना चाहिए, लेकिन लॉस इज 27,000. तो बाकी का 4,000 का लॉस किधर हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 4,000. सो टोटल लॉस इज 28,000 and total profit is 1,000. That is why net dissolution या realization loss is 27,000. And ये 27,000 जो loss है ना, ये हम लोग को मिलता था by preparing realization account. And वो realization account में जब हमको loss मिलता था, वही loss हम लोग partners में distribute करते थे in profit sharing ratio. So यहाँ पे भी वही हुआ है कि 27,000 का realization loss has been distributed in the PSR. So that is what our first method, excess capital method, surplus capital method, and it is also called as highest relative capital method, और एक नाम है quotient method. ये चार नाम है. So maximum questions हम लोग इसी method का करने वाले हैं, highest relative capital method. Okay, now if you recollect, ये सब में पहले हम लोग ने directly statement of piecemeal distribution of cash बनाने का चालू किया, and then we prepared this table. अब हम उल्टा करेंगे, पहले हम हर क्वेश्चन में ये टेबल बना लेंगे. कौन सा टेबल बना लेंगे? स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल. ये टेबल हमारा हमेशा फर्स्ट होगा. स्टेप नंबर 1 ये टेबल बना लेने का, और फिर बाद में हम लोग ये स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाएंगे. बट स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में ना, यू शुड रिमेंबर, ये हमेशा डबल पेज पे बनेगा. जहां पे एक पेज में बनेगा मैं मेंशन करूंगा, बट ऐसा देखा जाएगा तो ऐसा सामने डबल पेज पे, क्योंकि पर्टिकुलर्स कॉलम हम लोग को थोड़ा बड़ा चाहिए. यू कैन सी कि पर्टिकुलर्स कॉलम हमारा वैसे भी बड़ा होता है, उसमें बहुत कुछ लिखना होता है. सो उसके बाद हम कॉलम्स चालू करेंगे. लास्ट टाइम आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द फॉर्मेट. बोलो विच ऑल द कॉलम्स विच आर कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब वो हर क्वेश्चन में बनेगा. विच कॉलम्स विल रिमेन कांस्टेंट? पर्टिकुलर्स, अवेलेबल कैश, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल एंड टोटल लायबिलिटी. ये कांस्टेंट कॉलम्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे. ओके, विच इज द ऑप्शनल कॉलम? नो, क्रेडिटर्स इज नॉट ऑप्शनल कॉलम. एक क्वेश्चन इज ऑप्शनल कॉलम. ऑप्शनल कॉलम इज पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन का कॉलम ओनली तब बनेगा व्हेन इट इज देयर इन द क्वेश्चन. अगर पार्टनर्स का लोन है ही नहीं तो हम लोग क्यों बनाएंगे वो? सो पार्टनर्स लोन इज ऑप्शनल कॉलम. बाकी का जो क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स का कॉलम चेंज होते रहेगा, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी क्वेश्चन में देयर विल बी ओनली वन आउटसाइडर लायबिलिटी. देयर कैन बी मोर देन वन आउटसाइडर लायबिलिटी. सो जितने आउटसाइडर लायबिलिटी है उतने आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. सो क्रेडिटर्स का कॉलम डिपेंड्स. यहाँ पे क्रेडिटर्स में हम लोग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल भी हो सकता है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है. फिर किसी ने आउटसाइडर ने लोन दिया रहेगा तो वो उसका लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल डिपेंड्स. सो दिस आउटसाइडर्स लायबिलिटी का जो कॉलम है, जितने आउटसाइडर लायबिलिटी रहेंगे उतने कॉलम्स हमको बनाने पड़ेंगे. ठीक, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जितना हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा. सो समवॉट इज न्यू फॉर यू, बिकॉज एवरी क्वेश्चन में हम लोग कहीं ना कहीं यू प्रिपेयर लेजर अकाउंट या जर्नल. यहाँ पे ये चैप्टर में आई टोल्ड यू प्रीवियसली ओनली वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर एनी लेजर अकाउंट और वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी जर्नल एंट्रीज. सो लेट मी चेक विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे. अच्छा, इसका फॉर्मेट दे दिया. ठीक है, वी विल डू और गो फॉर दिस क्वेश्चन ओनली. क्वेश्चन नंबर 13, नहीं 12 बाकी है ना. क्वेश्चन नंबर 12. ओके, फर्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन. फॉर्मेट हम लोग बाद में बनाएंगे. The firm of Trinity has presented you with the following balance sheet as drawn on 31st March. Capital and liabilities, properties and assets.
Capital and liabilities में sundry creditors and partners capital account. So we have only two liabilities. उसमें से one is outsider liability and second one is partner liability. Cash in hand, sundry debtors, stock in trade, plant and machinery and current account. So I must say ये current account का जो point है that is new in this question. So we have two partners जिसका current account हमको asset side पे दिया हुआ है. Partners shared profits and losses in the ratio of 4:3:3. Due to differences among the partners, it was decided to wind up the firm, realize the assets and distribute the cash among the partners. The following realizations were made. First, May में realization हुआ है debtors and sale of stock. Expenses of realization were ₹500. June, balance of debtors realized 10,000, balance of stock fetched 24,000. August, plant and machinery or other part of machinery was sold for 18,000. Expenses incidental to sale were ₹600. September, part of machinery valued in the books at ₹5,000 was taken by Iris. Iris is one of the partner. In part discharge at an agreed value of 10,000. Balance of machinery was sold for ₹30,000 net. Partners have decided to keep minimum cash balance of ₹2,000 in first 3 months and 1,000 thereafter. Show how the amounts due to partners will be settled. All working should form part of your answer. चलो step number 1. Of course ये question में there are a lot of new things as compared to what we have done in the previous question. तो can you identify कि क्या क्या नया है? एक तो करंट अकाउंट का बैलेंसेस हमको दिया हुआ है. चलो that is one point that is new. I agree with you. What is another point that you can find which is new? There is a minimum cash balance that is to be maintained. Minimum cash balance maintain करना है हमको, कैसे maintain करना है etc. We will see that, but that is one of the new point. Okay, any other new point that you can find? There is one of the partner who is taking over an asset. तो asset take over कर रहा है, that is okay, that is new point. Machinery was taken over by one of the partner, that is Iris. Okay, then any other point that is new that you can find as compared to question number 11? Realization expenses are given. मई में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है एंड अगस्त में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है. लास्ट क्वेश्चन में इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्वेश्चन में वो लोग ने बोला था कि व्हेन वी आर डूइंग डिसोल्यूशन वी डोंट नो हाउ मच इज गोइंग टू बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को थोड़ा साइड पे रखते हैं एंड देन जैसे जैसे हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते जा रहे हैं, लास्ट में हमको पता चलेगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सेस हुआ या कम हुआ. बट ये क्वेश्चन में हाउ इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टेकिंग प्लेस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज टेकिंग प्लेस एज एंड व्हेन रियलाइजेशन हो रहा है. तो मई में रियलाइजेशन हुआ तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 500. फिर जून में जब रियलाइजेशन हुआ नो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. पार्ट नंबर 3 या अगस्त में जब रियलाइजेशन हुआ तब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज टेकिंग प्लेस एज एंड व्हेन रियलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला था कि हमने एस्टिमेट किया है कि स्टार्टिंग में हम एस्टिमेट कर रहे हैं 5400 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा, उसमें से हम पे करते जाएंगे. ओके, दैट इज पॉइंट दैट इज न्यू. एनीथिंग व्हिच इज और व्हिच एल्स इज न्यू? और कुछ नया पॉइंट दिख रहा है? एनी ऑकवर्ड न्यू पॉइंट एज कंपेयर टू ऑब्वियसली द प्रीवियस क्वेश्चन? ठीक है, दैट इज नॉट दैट न्यू पार्ट.
लास्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो लोग बोल रहे थे दैट यू हैव टू फॉलो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड. ये क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली आपको मेथड नहीं दिया है. when there is only one method ना, तब एज ए स्टूडेंट तुमको सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. बट जब मेथड नहीं दिया होता है तब आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि मैं ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करूं. बट फिलहाल बिकॉज वी आर स्टडिंग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड. हाउएवर देयर इज वन मोर मेथड जिसका नाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड? मैक्सिमम लॉस मेथड. वो क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. बट वी आर कंटिन्यूइंग विद हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड. चलो नाउ अब मुझे बताओ फॉर्मेट क्या बनेगा. फॉर्मेट मतलब हमारा मेन टेबल स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. वो टेबल कैसे बनेगा? पर्टिकुलर्स बनेगा, वो तो कांस्टेंट कॉलम है. अवेलेबल कैश दैट इज सेकंड कॉलम. बोलो नेक्स्ट क्या बनेगा? क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स बनेगा. ओके वो दैट इज थर्ड. देन डू वी हैव एनी पार्टनर्स लोन? नो. सो नेक्स्ट 3 कॉलम्स कौन सा बनेगा? एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल. एंड लास्ट में टोटल लायबिलिटीज. तो ये हम लोग का कॉलम्स बनेगा. इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वेरी सिमिलर. लास्ट क्वेश्चन में जो पार्टनर्स लोन था वो ये क्वेश्चन में नहीं बनेगा क्योंकि किसी पार्टनर का लोन नहीं है. और वो टेबल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टेबल और एक बनेगा. दिस इज एज गुड एज वर्किंग नोट दैट वी हैव टू प्रिपेयर, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल. तो ये दोनों फॉर्मेट बनाओ. नाउ आई लीव इट अप टू योर जजमेंट कि आपको ये वाला जो टेबल है वो डबल पेज पे बनाना है कि सिंगल पेज पे बनाना है. नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? पहले कौन सा कॉलम बनेगा? पर्टिकुलर्स, देन अवेलेबल कैश, देन क्रेडिटर्स. तो ये 3 तो हो गए और बाद में वहां पे 4 हैं. सो आई लीव इट अप टू योर जजमेंट क्योंकि तुम्हारा हैंडराइटिंग एक्सेट्रा मुझे नहीं मालूम है कि आपको सिंगल पेज पे बनाना है दैट इज लाइक दिस सिंगल पेज पे, और यू वांट टू प्रिपेयर इट इन डबल पेज दैट इज लेफ्ट एंड राइट. उसके बाद आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल. रिमेंबर टू चेंज द नेम ऑफ द पार्टनर्स.